रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट को सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखा गया। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पे इंडिया में शुरू से ही अपनी सेविंग्स को जोड़ के घर खरीदने का एक सपना जैसे कहते हैं वो हमेशा से रहा है। एंड हम देखेंगे कि आज के टाइम में तो इट्स अ नेसेसिटी कि हम मान के चलते हैं कि रियल एस्टेट खरीदना है, पर हमेशा ऐसा नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में पहले तो हम ये देखेंगे कि कैसे ओवर द टाइम इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट ने बिहेव करा है, कैसे लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं ओवर द टाइम, एंड कैसे आज के टाइम में एक नेसेसिटी ही बन चुकी है कि एटलीस्ट घर तो खरीदना ही बनता है, अदरवाइज फैमिली स्टेबल नहीं मानी जाएंगी अगर उनके पास अपना घर नहीं है। दोस्तों, अगर मैं इनको ब्रेक डाउन करूं तो 4-5 फेजेस हैं जिनमें हम रियल एस्टेट मार्केट को ना ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि कैसे ओवर द टाइम जो है लोगों के जो रियल एस्टेट मार्केट को लेके जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो है 1980 से पहले। 1980 से पहले क्या होता था कि लोगों का मतलब लोन्स में या इंटरेस्ट में, बोरिंग्स में ज़्यादा विश्वास नहीं था। क्या होता था कि उस टाइम पे लोग अपना पैसा जोड़ जोड़ के ही सीधा घर खरीदते थे, बिकॉज उससे पहले इंडिया ने लैंडलॉर्ड्स के हाथों बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखी थी, जिसकी वजह से कोई भी जल्दी से पैसे बोरो नहीं करता था। एंड प्लस उस वक्त पे कोई भी रेगुलेटेड सिस्टम नहीं था कि कैसे वो पैसा बोरो कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से। 1980s में एक ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी, इसीलिए जो रियल एस्टेट मार्केट में इतना ज़्यादा बूम नहीं देखा गया बिफोर 1980s। सेकेंड फेज हमारा आता है 1990s का रियल एस्टेट साइकिल, बोथ बूम एंड बस्ट। अब इसमें क्या हुआ था कि लेट 1980s और अर्ली 1990s में हमारा रियल एस्टेट का बूम एंड बस्ट साइकिल आया था। एंड उसमें हुआ क्या था कि उस वक्त बेसिकली स्टॉक मार्केट में पहली बार हमने एक बहुत ही बड़ी बुल रन देखी थी। हमने उस बुल रन में देखा हर्षद मेहता जैसे लोग जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होते हैं एंड किसी गलत तरीके से पैसा बना के, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उस बुल रन में बहुत लोग पैसा बना के उसके बाद उनको जो लगता है कि सेफ हेवन है वो रियल एस्टेट है, तो स्टॉक मार्केट का जो पैसा है वो उन्होंने रियल एस्टेट में ऐड करा था, जिस वजह से रियल एस्टेट मार्केट में एक तरह से डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई। उससे पहले रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक इक्का दुक्का 3%, मतलब बहुत ही कम, मतलब सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ थी। लेकिन इस टाइम के बाद सीधा ही जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 10% एनुअली ग्रो करने लग गई। दैट मीन्स कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ गई थी। बट जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया उसके बाद लोगों ने अपने स्टॉक सेल करने स्टार्ट कर दिए। काफ़ी लोगों को जो लॉसेज हुए वो उसको कवर करने के लिए उन्होंने अगेन जो अपनी रियल एस्टेट खरीदी थी वो उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। एंड जिसकी वजह से अगेन जब वो स्कैम पकड़ा गया उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो प्रॉपर्टीज़ के जो प्राइसेस इतने बड़े थे वो 40% डाउन आ गए ऑन एवरेज। 1990s की साइकिल के बाद हमारा 2000 का बूम आया। अब 2000 में मतलब अगर देखा जाए तो लेट 1990s और अर्ली 2000 में काफ़ी बुरा टाइम रहा रियल एस्टेट मार्केट के लिए। बट जैसे ही 2000 में एंटर होते ही जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई तो बाहर की कंपनीज़ ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा इंडिया में, स्पेशली आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में, जिस वजह से क्या हुआ कि एक एवरेज इंडियन की एकदम से जो पर कैपिटा इनकम थी वो बढ़ गई। एंड जैसे ही इनकम बढ़ी तो लोगों के पास पैसा आने की वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ रियल एस्टेट में ऐड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और एट द सेम टाइम इसी टाइम पे ही इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जो है वो सही से रेगुलेट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब यहाँ से हम लोन्स ले सकते हैं, जो कि पहले जैसे लैंडलॉर्ड्स के ज़माने में होता था वैसा नहीं है। तो एक तो ईजिली आपको लोन्स मिल रहे थे एंड सेकेंडली आम जो मिडिल क्लास है उसकी जो पे है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई, जिस वजह से एकदम से ही बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांड आई रियल एस्टेट मार्केट में। इस वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ऑन एवरेज 15% पर एनम ग्रो करने लग गई। एंड 1990 से अगर कंपेयर करें तो इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस हैं वो 6 टाइम्स तक बढ़े। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो माना जाता है कि इंडियन इकोनॉमी का सबसे गोल्डन पीरियड है वो हमने इस वक्त विटनेस करा था। एंड सेम वो जो है रियल एस्टेट मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हुआ था। ये 2000s के जो बूम था, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज आता है वो है 2010 के बाद स्टैग्नेशन पीरियड। 2010 से हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीदना अपने लिए इज़ नॉर्म, स्पेशली मॉर्गेज पे लोग लोन्स लेते हैं
उसके बाद जो किस्तें हैं वो ओवर द टाइम पे करते रहते हैं, 5 साल या 10 साल डिपेंडिंग ऑन कि कैसा लोन है। तो नाउ दिस इज़ नॉर्मल, बट ये कभी नॉर्मल था नहीं। एक टाइम पे लोग लोन्स के लिए अवॉइड करते थे बिकॉज इंडिया में सिर्फ सेविंग्स का कल्चर था, डेट लेने का कल्चर नहीं था। बट येस, जैसे हमने देखा कि 2000 के बूम में जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो साथ के साथ ही अमेरिकन जो वे ऑफ इन्वेस्टिंग है वो भी लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट करा। अमेरिका में जैसे पहले से ही लोग पहले डेट लेते थे, मतलब लोन्स लेते थे एंड उसके बाद उसी के थ्रू इन्वेस्ट करते थे, तो इंडिया में भी ये सेम कल्चर आ गया था। एंड लोगों का मतलब अब ये नॉर्म बन चुका था कि हाँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का तरीका यही है कि हाँ, हम क्या कहते हैं, लोन लेते हैं एंड उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। सो बट एट द सेम टाइम 2010 के बाद अगर आप देखें, अगर आपने मार्केट को अच्छे से स्टडी करा होगा या अगर आपने नॉर्मल टॉक्स में भी देखा होगा, तो यही बात होती है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस जो हैं वो ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, मतलब स्टेगनेंट से रह रहे हैं या बहुत ही कम बढ़े हैं। सो हो क्या गया है कि एक कंपटीशन चल रहा है बायर और डेवलपर में। डेवलपर एज इन जो रियल एस्टेट की जो इन्वेंट्री है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसे आपको लैंड या आपको घर, तो एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन झुकेगा। यानी कि अगर बायर पर्सपेक्टिव से बोलूं तो मैं ये चाहूँगा कि प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो जो पिछले साइकिल्स में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए, एक एवरेज वर्कर के लिए एक घर खरीदना एक टियर 1 सिटी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि एक तो इतनी ओवर सप्लाई है बट प्राइसेस जो है वो कम नहीं हो रहे। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है मार्केट में जो अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन झुकेगा, डेवलपर झुकेगा यानी कि अपने प्राइसिंग कम करेगा, या बायर झुकेगा यानी कि वो हायर प्राइसेस पे प्रॉपर्टी खरीदेगा। सो 2010 से अभी तक यही चीज चल रही है। जैसे कि हमने देखा ये डिफरेंट फेजेस थे हमारे रियल एस्टेट मार्केट के इंडिया में। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अभी भी इंडिया में कोई ज़्यादा मैच्योर नहीं है, अभी भी इसमें बहुत चीज़ें आने बाकी हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस आनी बाकी हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जितना हो सके इसको ट्रांसपेरेंट करा जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि कुछ ना पॉइंट्स हम जो हैं हमें जो नोट करने चाहिए रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, कॉन्ट्राडिक्शन इन मार्केट। अब है क्या कि मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल की बात हो चाहे वो हाउसिंग की हो। कमर्शियल कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज कंपनीज बाहर से इन्वेस्ट कर रही हैं, स्पेशली जब से हमारी जो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो स्टेबल गवर्नमेंट जब भी फॉर्म होती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है उनका तभी भरोसा आता है उस कंट्री में कि हाँ, हम पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है कि इतने ज़्यादा प्राइसेस हैं बट डिमांड कंपैरेटिवली कम है, बट प्राइसेस कम भी नहीं हो रहे हैं। तो ये एक मार्केट में एक ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपटीशन चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जनरली हम सुनते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। बट ये चीज़ हम अभी भी रियल एस्टेट मार्केट में देख नहीं पा रहे कि डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, बट प्राइसेस क्यों नहीं कम हुए। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाला है कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द मार्केट एज वेल। सो पॉइंट नंबर 2, हाई इन्वेंट्री लेवल। अब पिछले कुछ टाइम में नोट करा गया कि जो इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं, इन्वेंट्री यानी कि आपके पास जो सप्लाई है रियल एस्टेट मार्केट की। अब रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेंट्री आपकी लैंड्स की हो सकती है, फ्लैट्स की हो सकती है, प्लॉट्स की हो सकती है, कमर्शियल स्पेसेस की हो सकती है। सो पिछले कुछ टाइम में नोट करा गया कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है एज एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको सिर्फ वही मार्केट्स टैप करनी चाहिए जहाँ पे इन्वेंट्री कम हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपकी सप्लाई कम होगी कहीं पे तभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके प्राइसेस जो हैं वो सोर करेंगे यानी कि बढ़ेंगे ओवर द टाइम। नंबर 3, पैराडॉक्स ऑफ अनसोल्ड होम्स एंड हाई प्राइसेस। जैसे कि हम इस वीडियो में ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि ये एक चीज़ जो है वो अभी भी कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री होने की वजह से भी जो प्राइसेस हैं वो अभी भी ऑल टाइम हाई हैं। मतलब एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ये चीज़ समझी नहीं जा सकती कि कैसे इस लिक्विडिटी को ख़त्म करा जाए, बिकॉज जो डेवलपर्स हैं वो अपने प्राइसेस गिराने को रेडी नहीं है एंड बायर्स जो हैं वो तब तक बाय नहीं कर सकते जब तक उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं कि ये चीज़ सॉल्व हो। फर्स्ट चीज़ कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी पे काम करे। अब कोविड थिंग आ गई है, अब तो स्पेशली अब बहुत मतलब जैसे मान सकते हैं कि ये सबसे बुरा हो सकता था किसी भी एक इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे इकोनॉमी को सही ट्रैक पे लेके आने के लिए। गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिससे कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो। जैसे कि अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम किए गए हैं जिससे कि जो बायर्स हैं उनका थोड़ा इंटरेस्ट बने
प्रॉपर्टीज़ को खरीदने में। और गवर्नमेंट को और भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे सो दैट कि एक तो इकोनॉमी जो है ट्रैक पे आए, लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े, एंड थोड़े से आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, जैसे 5% ऑन एवरेज रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, 1% स्टैम्प ड्यूटी है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे इस पे काम किया जाए सो दैट कि लोगों का इंटरेस्ट भी बन सके, लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी हो सके रियल एस्टेट मार्केट में। अब जैसे कि आपने ये 3 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, तो एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब आपको लेना चाहिए इंडिया में मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक काफ़ी मतलब मुश्किल क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे कौन सी मार्केट आपको चूज़ करनी चाहिए, तो आपको ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये एनालाइज करने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर योर फर्स्ट प्रॉपर्टी एज योर होम स्पेशली, क्योंकि वो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। सो एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से स्टडी करें मार्केट्स को, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हों, एंड जितना ईजिली अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर सकते हैं आप उसे रिजेक्ट करें, अगर आपको कोई भी एक पैरामीटर लगता है कि हाँ ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। बाकी अगेन जो बूमिंग मार्केट है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। तो एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर मैं आपको यही बोलूँगा कि इट्स ओके टू वेट एंड वॉच, कोई जल्दी नहीं है, एंड स्पेशली अब ये कोविड थिंग जो चल रही है अभी इस वक्त, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा वेट करें एंड एनालाइज करें। इस टाइम ये बेस्ट टाइम है आपके पास कि आप इस टाइम एनालाइज करें कि कैसे, क्या और क्यों करना चाहिए रियल एस्टेट मार्केट में। एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंटली, दैट इज़ कि ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट। अभी तक हमने इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट में अभी ट्रांसपेरेंसी अच्छे से देखी नहीं है। इसी वजह से इवन रीट्स भी जो हैं वो अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो मार्केट उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, मतलब आप एज एन इन्वेस्टर आप भी यही चाहोगे कि आप उसी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ पे पीछे कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना हो। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऐसे लेके आ रही है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए। टियर 1 सिटीज़ में हमने देखा है कि हाँ काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आनी स्टार्ट हुई है, बट टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट दे आर वेटिंग कि कब ये मार्केट थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हों, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ एज वेल। एंड स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे रियल एस्टेट इंडियन मार्केट में। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर लैंड को खरीदना, एक्वायर करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एक नॉर्मल घर खरीदना और एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, उसमें ज़मीन आसमान में फ़र्क है। हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, एंड अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो गवर्नमेंट इन सब के ऊपर डिस्कशंस कर रही है, नए वो लेके आ रही है। इवन लास्ट ईयर जैसे रीट्स भी आ चुके हैं, तो आई एम एज्यूमिंग कि अब ओवर द टाइम्स रीट्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रीट्स लेके आएंगी। एंड अगर रीट्स आएंगे तो ऑब्वियसली तभी ही जो इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा डालेंगे इंडियन मार्केट में, जिससे कि बूम आएगा। सो कुछ पॉइंट्स हैं ये नोट करने वाले। एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर अच्छे स्टेप्स और अच्छे इनिशिएटिव्स ले तो एक बहुत ही अच्छी मार्केट है रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको इंडियन रियल एस्टेट एज इन टोटलिटी इन जनरल आपको मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।